यूनिट सेकंड, जल संसाधन या वाटर रिसोर्सेस। पानी के वाष्पीकरण एवं वर्षा से जल तंत्र चलता है, जिसके फलस्वरूप नदियों तथा झीलों आदि में पानी आता है एवं बहुत प्रकार के जीवधारियों को आलंबन प्रदान करता है। वेटलैंड या आर्द्र भूमि जल क्षेत्र तथा स्थल क्षेत्र के मध्य एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पादप व जंतु पाए जाते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बहुत से लोगों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरी करता है, जैसे पीने का पानी के रूप में, धुलाई आदि के लिए, भोजन बनाने में और सिंचाई में। जल संसाधन पीने योग्य पानी की मात्रा सीमित है, जिसका वितरण निम्नलिखित है। 70.8 पृथ्वी पानी द्वारा आच्छादित है। यद्यपि 97% जल समुद्र में है, 3% स्वच्छ जल उपलब्ध है, जिसमें से 2% हिमशिखर के रूप में, 1% नदियों, झीलों, तालाबों आदि में उपलब्ध है। इसी जल का उपयोग मनुष्य द्वारा दैनिक उपयोग के लिए किया जाता है। इस जल में से 70% जल कृषि में, 25% उद्योगों में और 5% घरेलू उपयोग में लाया जाता है। भारत में 90% जल कृषि में, 7% उद्योगों में और 3% घरेलू कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। चुनौतियाँ। उपलब्ध जल का उचित प्रबंधन। अध्ययनों से पता चला है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन दैनिक कार्यों के लिए 20 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि शहरों में इसका उपयोग कहीं अधिक होता है। राज्य स्तर पर भी जल को लेकर कई विवाद चल रहे हैं, जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु में कावेरी जल को लेकर विवाद है। भारत में 2025 में यह समस्या अधिक विकराल रूप धारण कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक 4 अरब व्यक्ति जल न्यूनता के कारण बुरी तरह से प्रभावित होंगे तथा विभिन्न देशों में जल को लेकर संघर्ष भी होंगे। भारत एवं बांग्लादेश में गंगा जल बंटवारे के लिए वार्ता चल रही है। इसी प्रकार से अन्य पड़ोसी देशों में भी जल को लेकर चर्चाएं हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल जीवद्रव्य का घटक है और समस्त फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इसी से संबद्ध है। जल की आवश्यकता उद्योगों के लिए है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए, सफाई धुलाई के लिए, कृषि के लिए और पीने के पानी के रूप में है। जल किसी भी भूभाग के वातावरण को प्रभावित करता है। बड़े जलाशय जैसे समुद्र व बड़ी झीलें एक हीट बैंक, गर्मी संग्राहक के रूप में कार्य करते हैं। ये दिन के समय तापमान, ऊर्जा को संग्रहित करते हैं और रात्रि के समय इसको विसरित कर देते हैं। मृदा एवं वातावरण में उपस्थित जल की मात्रा उस क्षेत्र विशेष में लग सकने वाले वनस्पतियों को भी निर्धारित करती है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतुओं एवं वनस्पतियों में जल संग्रहण की क्षमता पाई जाती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जल मंडल में 1 अरब 46 करोड़ क्यूबिक किलोमीटर जल है, जिसमें से 97% समुद्र में है, 3% ग्लेशियर में, आइस कैप में है, नदियों, झीलों, तालाबों तथा भूमिगत रूप में है। समुद्री जल 70.8% पृथ्वी को आच्छादित करता है, जिसमें से 1445 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर जल पाया जाता है। यह पानी पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि इसमें नमक की सांद्रता 3.5% तक होती है। अब जल संसाधनों को अगर देखा जाए तो कुल स्रोत 38,983 हैं किलोमीटर क्यूबिक 10⁻³ है। ध्रुवों पर 29,764, भूमिगत जल 4,964, 800 मीटर गहराई पर उपलब्ध जल 3,842, झीलें 131.4, नदियां 1.5, मृदा आर्द्रता 73 और वायुमंडलीय जल 14.6 किलोमीटर इंटू 10⁻³ है। उपलब्धता का चार्ट है ये। वाटर रिसोर्सेज। समुद्री जल उपयोग में आने योग्य जल की मात्रा सीमित है। समुद्र का द्वारा वाष्पीकृत जल 90% भाग समुद्र में वापस चला आता है, जबकि 10% ही मानव के लिए उपलब्ध रहता है। समुद्र भोजन उत्पादन के बड़े स्रोत के रूप में है, जिसमें विभिन्न भोज्य श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। उत्पादक, पलवक, हरे भूरे लाल शैवाल तथा समुद्री खरपतवार। जहाँ तक उपभोक्ता का सवाल है, जंतुपलवक, क्रस्टेशियन, मोलस्क, इकाइनोडर्मेट, मछलियाँ, सरीसृप, कछुआ, समुद्री सांप, मगरमच्छ और स्तनधारियों के अंदर व्हेल, सील आदि पाए जाते हैं। खाद्य
खाद्य पदार्थों का उपयोग यदि देखा जाए तो समुद्र में पाई जाने वाली लाल शैवाल पुडिंग में उपयोग में लाई जाती है, बैंगनी शैवाल साबुन बनाने में। अगर प्रयोगशाला में डायटम जो है टूथपेस्ट के निर्माण में लगभग 370 टन मछलियों का उत्पादन विश्व में होता है, जिसमें 25 लाख टन उत्पादन भारत का है। अब समुद्र एक बड़े सिंक की तरह कार्य करता है, जिसमें पूरी दुनिया का पानी, नदियों का सारा पानी वहाँ पर इकट्ठा होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे रसायन अधिक अन्य पदार्थ भी इसमें उस सिंक के अंदर, उस बड़े गड्ढे के अंदर चले जाते हैं, जिसमें कृषि में उपयोग होने वाले रसायन, विषैले पदार्थ, संश्लेषित कार्बनिक रसायन, विकिरण युक्त पदार्थ, सीवेज, आधुनिक धातुएं, भारी धातुएं, तल, घर तथा मृदा आदि में गिरते रहते हैं। 33,000 लाख टन ठोस कचरा प्रति वर्ष समुद्र में छोड़ा जाता है। ड्यूटेरियम, यूरेनियम, सोना, मैंगनीज, लेड, आयरन, सल्फर आदि समुद्र में पाए जाते हैं, जो ग्रेन्यूल्स के रूप में समुद्र के तल पर स्थित होते हैं। इसी प्रकार से कॉपर, निकल, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, सोडियम क्लोराइड, बेरियम और आयोडीन, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस समुद्र के विभिन्न भागों में पाई जाती है। मुक्ता का निर्माण भी समुद्र में सीपी के द्वारा किया जाता है। सरफेस वाटर, इसका उपयोग सिंचाई में, उद्योगों में, घरेलू उपयोग में लाया जाता है। इस जल की मात्रा समय तथा स्थान के अनुसार बदलती रहती है। वर्षा के असमान वितरण के कारण देश में सूखे तथा बाढ़ की स्थिति बनती है। चेरापूंजी व कोंकण जैसे स्थानों पर जहां वर्षा बहुत अधिक होती है, वहां भी शुष्क दिनों में पीने के पानी की कमी रहती है। सतही जल के अतिरिक्त मनुष्य भूमिगत जल का भी दोहन करता है, जो कि कुओं, ट्यूबवेलों द्वारा किया जाता है, जिसके अति दोहन से भूमिगत जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। स्वच्छ जल गंगा, ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सर्वाधिक पाया जाता है, जो कुल सतही जल का 50% है। अब सतह जल का अगर आंकलन किया जाए तो गंगा बेसिन में 25%, ब्रह्मपुत्र बेसिन में 2.4%, दक्षिण ताप्ती में 3.1%, इंडस में बेसिन के अंदर 4.6%, गोदावरी में 7.1%, गोदावरी, कृष्णा तथा पूर्वी नदियों में 19.1% और पश्चिम की ओर बहाव करने वाली नदियों के अंदर 2% ये जल पाया जाता है। भूगर्भीय जल का जहाँ तक सवाल है, प्रचुरता में उत्तर भारत तथा समुद्री तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। दैनिक कार्यों के लिए इसका उपयोग उपलब्ध जल की कमी तथा अनियमितता है, अतः इसके लिए विस्तृत योजना की आवश्यकता है। जंतु, मनुष्य व पादपों के जीवन के लिए जल एक आवश्यक घटक है। मनुष्य को जल की आवश्यकता पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, धुलाई के लिए, कृषि के लिए और उद्योगों के लिए होती है। वर्षा जल, नदियों तथा भूजल का वितरण देश में समान रूप से नहीं है, अतः कहीं रेगिस्तान है तो कहीं पे घास के मैदान, जंगल। अव्यवस्था व असमान वितरण के कारण वर्षा काल में कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आती है तथा कुछ स्थानों पर सूखा रह जाता है। इस मौसमी समस्या के निदान के लिए छोटे व बड़े बांध बनाकर जल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। प्रदेशों व पड़ोसी देशों की सीमाएं सतही जल के बंटवारे को भी लेकर अक्सर विवादों में रहती है। जल संसाधन को लेकर समस्याएं। पहली समस्या है अति दोहन। अधिकतर व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक पानी खर्च करते हैं। स्थान के समय शावर का प्रयोग जल का उपयोग अनावश्यक रूप से बढ़ा देता है। कृषि कार्यों में भी परंपरागत सिंचाई की विधियों से जल का उपयोग अधिक होता है और बूंद बूंद पानी में यह नियंत्रित किया जा सकता है। कृषि में उपयोग आने वाले रसायन, जो कि खादों और कीटनाशकों के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, पानी को विषाक्त बनाते हैं। इनके स्थान पर कम विषैले पादप उद्गम वाले पदार्थ जैसे नीम, डोरिस पाउडर और रेटिनोन आदि का उपयोग किया जा सकता है। उद्योगों में बड़ी मात्रा में अपशिष्ट बिना किसी उपचार के नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, जो कि नदी तथा समुद्र को प्रदूषित करते हैं। दूसरा है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। वायु प्रदूषण से वातावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग विश्व में औसत तापमान को मूल रूप से ग्रीन हाउस गैसों के कारण बढ़ाती है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य क्षेत्र में समुद्र का तापमान वायुमंडलीय के बदलाव के कारण समुद्र का तापमान 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, जिससे तेज हवाएं चलती हैं और अंधड़ पैदा होते हैं। इसे एल नीनो प्रभाव भी कहते हैं। एल नीनो के कारण कुछ क्षेत्रों में बाढ़, जबकि अन्य क्षेत्रों में भीषण सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। अब है बाढ़। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण वर्षा का जल स्थल पर नहीं रुक पाता तथा बाढ़ की स्थिति बनती है। आर्द्र क्षेत्र, जिसमें छोटे बड़े जलाशय आते हैं,
के समाप्त हो जाने के कारण जल का रुकाव कम हो जाता है, जो कि बाढ़ का कारण बनता है। नदियां अपना मार्ग बदल देती हैं, जिसके फलस्वरूप लाखों टन उपजाऊ मृदा समुद्र के अंदर चली जाती है। नंबर 4 पर है सूखा। मरुस्थल में वर्षा अनियमित होती है, जिससे समय समय पर यहाँ सूखा तथा अकाल की स्थिति बनी रहती है। इस क्षेत्र में कृषि से सतत आय नहीं हो पाती। वृक्षारोपण तथा उचित प्रबंधन से इस समस्या का कम किया जा सकता है। नंबर 5 है जल कृषि तथा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग। बड़े बड़े बांधों के बन जाने के कारण सिंचाई क्षेत्र बढ़ा है, जो कि 1890 से 400 लाख हेक्टेयर था। 1950 में 1000 लाख हेक्टेयर हो गया। 1998 में यह 2710 लाख हेक्टेयर हुआ। 1998 से लेके में यह 2710 लाख हेक्टेयर हो गया तथा बाद के वर्षों में यह बहुत तेज़ी से फिर बढ़ा। बांध बनने से नदियों का बहाव प्रभावित होता है तथा ये प्राकृतिक रूप से बाढ़ नियंत्रण नहीं कर पाती। साथ ही बांधों के निर्माण में छोटे छोटे तालाब नष्ट हो जाते हैं, जिससे बड़ी संख्या में स्थानीय जनसंख्या और जंतु और वनस्पतियाँ प्रभावित होती हैं। अब है सतत जल प्रबंधन की विधियाँ। बड़े बांध बनाने की अपेक्षा छोटे बांध बनाए जाने चाहिए और उनका प्रबंधन आसान भी होता है। छोटे कैचमेंट डैम बनाए जाने चाहिए, जिससे छोटे छोटे तालाब वेटलैंड्स की सुरक्षा रहे। शहरी घरेलू अपशिष्ट दूषित जल सीवेज का उपचारित करके कृषि में उपयोग में लाया जाना चाहिए। बांधों तथा नहरों के रिसाव को रोका जाना चाहिए। नगरीय जल व्यवस्था में पानी के पाइपों में होने वाली हानि को रोकना चाहिए। वर्षा जल संरक्षण किया जाना चाहिए। कृषि में पानी की बचत का उपाय करने चाहिए। नदी तंत्र का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। अब सारांश देखें तो उपलब्ध जल सीमित है। हमें जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें दूषित जल को उपचारित कर उसको फसलों और मछली पालन में उपयोग में लाया जाना चाहिए। भूमिगत जल का अतिदोहन नहीं करना चाहिए। सतही जल को प्रदूषण से बचाना चाहिए। बूंद बूंद पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। वृक्षारोपण बड़े स्तर पर करना चाहिए, जिससे जलमंडल स्थिर हो जाए। उपलब्ध जल का उपयोग जल कृषि, मछली पालन, झींगा पालन, मोती उत्पादन, सिंगाड़ा आदि उत्पादन में किया जाना चाहिए। थैंक यू।